एंड वेलकम बैक टू स्टडी पाथ। आप स्टडी पाथ में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में बाय द वे हम रूलेट सत्याग्रह तो पढ़ चुके थे, और रूलेट सत्याग्रह के बाद हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, रूलेट एक्ट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लगभग सेम थे। रूलेट एक्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज बताना भी ज़रूरी है कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उस एक्ट को पास किया था हरिडली, जिसका नाम रूलेट एक्ट भी था दूसरा। और इसके अंदर ये था कि जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो इंडियन पीपल्स कैरी कर रहे थे उन सबको वो दबा सकें, रिप्रेस कर सकें, और किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को वो ट्रायल के बेसिस पर 2 साल के लिए वो कैदी बना सकते हैं। महात्मा गांधी जी इसके खिलाफ एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे, और ये एक्चुअली पूरी तरीके से वर्कआउट नहीं हो पाया। रीज़न क्या था कि महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने नॉन वायलेंस का मेथड अपनाते हुए, सत्याग्रह करते हुए रोलेट एक्ट को ख़त्म करना चाहा, लेकिन लोगों की नज़र में सत्याग्रह का मतलब कुछ और ही था। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ पर अटैक करके, यहाँ वर्कर्स जो थे जैसे रेलवेज़ और वर्कशॉप, ये सभी लोगों ने क्लोज़ कर दिए थे, और लोग स्ट्राइक पर चले गए थे, किसी शॉप में काम नहीं कर रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन लाइंस जो थी, टेलीग्राफ लाइंस थी, वो भी इन लोगों ने काफ़ी ज़ोरों से डिस्ट्रैक्ट कर दी, मतलब डिस्टर्ब कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अमृतसर वाला कांड जो था, जैसे मैंने यहाँ पर क्या हुआ, जो लोकल लीडर्स थे उनको भी पिकअप कर लिया गया था अमृतसर से, और महात्मा गांधी जी को मना कर दिया गया था कि वो दिल्ली नहीं जाएं। तो 10 अप्रैल को जो पुलिस वाले थे उन्होंने इस पीसफुल प्रोसेशन पर फाइंड किया था। मैंने अब देखिए, अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जनरल जो डायर था, इसके बाद जो कांड हुआ रोलेट्स एक्ट के बाद, वो जलियांवाला बाग कांड था। ये 13 एक्चुअली हुआ क्या था कि इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दो मेन लीडर्स थे, एक तो डॉक्टर सत्यपाल और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो ये दो बंदे थे, इनको 10 तारीख के अराउंड, 10 अप्रैल के अराउंड इनको अरेस्ट कर लिया गया था अमृतसर के अंदर, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रिजनर का करार देकर बोला गया कि आप हमारे खिलाफ कोई एक्टिविटीज़ चला रहे हो। तो वहाँ पर ये लोग अमृतसर के अंदर ज़्यादा पॉपुलर्स थे, मतलब ये लोग ये मसीहा मानते थे लोग इनको। तो इसका डिस्कशन करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जलियांवाला बाग जो मासकरा था उसमें ये लोग पहुंच गए थे। वहाँ पर कुछ लोग तो बैसाखी का मेला देखने के लिए आए थे 13 अप्रैल 1919 को, और कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल को इन लोगों ने अरेस्ट क्यों किया है। तो जनरल डायर जो था उस टाइम पर मिलिट्री का मार्शल बन चुका था, दैट मीन्स वो चीफ बन चुका था। उसने सारी एग्जिस्ट जो थी, जहाँ अमृतसर के जलियांवाले बाग कांड से निकलने का रास्ता था जलियांवाले बाग से, वो सारे एग्जिट को इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया, और फाइनली इन्होंने एक मास गैदरिंग में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को किल कर दिया एम्यूनिशन के थ्रू। दैट मीन्स इन लोगों ने बंदूक वगैरह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार गिराया। और फिर उसके प्रोटेस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस भी हुए, स्ट्रीट पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि ऐसा कांड जनरल डायर ने क्यों किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन लोगों को नाक के बल ज़मीन पर रेंगवाया, उनको बोला कि आप हमें सलाम करो साहिब, जितने भी मतलब जो भी मतलब छोटे ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स मतलब जिस लेवल के भी हैं उन सबको आप सलाम करो साहिब को। इवन दो उनको कोड़े भी मारे गए, और गांव वगैरह जो थे, जो कि कोड़े वहाँ ज़्यादा मारे गए थे, जो आज की डेट में जो गुर्जन वाला है पंजाब के अंदर, अब तो ये पार्ट पाकिस्तान का है, इससे पहले वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो वहाँ पर लोगों को कोड़े भी मारे गए, और काफ़ी हैवी बॉम्बार्डमेंट भी की गई, वहाँ पर काफ़ी बॉम्बिंग भी की। और महात्मा गांधी जी को ये बहता कि अब क्लैशेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लागू करते हुए, तो इन्होंने अपने इस रोलेट सत्याग्रह, जिसका दूसरा नाम रोलेट सत्याग्रह भी था, इसे वापस ले लिया। अब देखिए, महात्मा गांधी जी को लगा था, मैंने आप लोगों को यही बताया था कि जो इशू था महात्मा गांधी जी का कि खिलाफत इशू, तो इन्होंने, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों का सपोर्ट लेकर, और टर्की में जो ब्रिटिशर्स, ओटोमन एम्परर जो था, मतलब टर्की का इशू था कि जब टर्की वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो ब्रिटिशर्स उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने वाले थे, काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम। और काफ़ी जो ओटोमन टर्की का जो खलीफा था, जिसको वो अपना मसीहा मानते थे इंडियन पीपल्स या टर्की के लोग, तो उसको वो उनकी गद्दी से हटा रहा था। तो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही थी कि ब्रिटिशर्स जो हार्श ट्रीटी है इस वॉर के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, वो टर्की पर ना करें।
तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि सिर्फ अकेले हिंदू तो नहीं ब्रिटिशर्स को हरा सकते, यूनिटी और फेटर्निटी और ब्रदरहुडनेस, समझ रहे हो ना, फेटर्निटी का मतलब एक कॉमन ब्रदरहुडनेस, वो होनी ज़रूरी है। लेकिन अब उनको पता था कि हम हिंदू अकेले तो नहीं ब्रिटिशर्स को हटा सकते, तो इन्होंने सपोर्ट लिया किसका, मुस्लिम पीपल्स का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके मूवमेंट जिसे हम खिलाफत मूवमेंट भी कहते हैं, खिलाफत इशू भी कहते हैं, इसका इन्होंने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट लिया। इन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलकर बातचीत की और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब विरोध हुआ इस मूवमेंट का कि हम मुस्लिम पीपल्स को एक साथ कैसे रख सकते हैं, और अगर यदि हम एक साथ रखेंगे तो हो सकता है चांसेस हैं कि वहाँ लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाए। तो फाइनली लेकिन क्या हुआ कि जो खिलाफत मूवमेंट था, है ना, कि हम और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जनरली दोनों की लड़ाई ब्रिटिशर्स से ही थे, हिंदूज भी लड़ना चाहते थे, मुस्लिम भी लड़ना चाहते थे। लेकिन गांधी जी को ऐसा लगा कि इस अपॉर्चुनिटी को डिस्कस किया जाए कलकत्ता सेशन कांग्रेस जो थी सितंबर 1920 के अंदर। तो इस लास्ट की थर्ड लाइन है, आप ये याद रखिए ये कौन सा सेशन था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में आ जाता है। तो कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने कन्विंस कर लिया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, किसके सपोर्ट में, खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में, जिससे कि हम फाइनली एक स्वराज अटेन कर सकें। स्वराज मतलब हम अपने खुद के गुड्स वगैरह को प्रोड्यूस कर सकें, हम ब्रिटिशर्स के गुड पर रिलायबल ना रहे। अब देखिए महात्मा गांधी जी ने अपनी एक फेमस किताब में, जो कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाली किताब थी, महात्मा गांधी जी ने लिखा था सन 1909 में, अपनी एक फेमस किताब 1909 में महात्मा गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया था कि अपनी किताब के अंदर जिसका नाम था हिंद स्वराज, उसमें ये लिखा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के अंदर सरवाइव इसीलिए करवा पा रहे हैं क्योंकि इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से वो लोग यहाँ पर रह पा रहे हैं। यदि इंडियंस कॉपरेट करना बंद कर दें तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर, विद इन अ ईयर, ब्रिटिशर्स जो हैं वो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर से कोलैप्स हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी के थ्रू लॉन्च किया जा रहा था, तो उस मूवमेंट में कुछ खासियत थी, मतलब कुछ अनफोल्ड स्टेजेस थे। जैसे कि यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने जब मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग मसकरा हुआ, तो खिलाफत मूवमेंट का इशू लेकर महात्मा गांधी जी ने यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन और हिंदू पॉपुलेशन को एक साथ कर लिया था। अब हुआ ये कि यहाँ पर जो टाइटल्स थी गवर्नमेंट ने जो अवॉर्डेड करी थी लोगों को, सिविल सर्विसेज और मतलब आर्मी, पुलिस वगैरह, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सबको इन लोगों ने क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, है ना, सिविल डिसोबिडियंट मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। यहाँ पर जितने भी पीपल्स थे कोर्ट में, पुलिस वाले, जो भी इंडियन पीपल्स थे ब्रिटिशर्स के काउंटर पार्ट में, उन सबों ने छोड़ दिया। यहाँ तक कि बच्चों ने इवन दो चॉकलेट्स वगैरह, फॉरेन चॉकलेट्स का भी त्याग कर दिया, और इवन दो उनके स्कूल वगैरह उसको भी छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर 1920 में महात्मा गांधी जी और शौकत अली जी जो थे, इन्होंने वाइड स्प्रेड मूवमेंट करने के लिए पूरे इंडिया के अंदर घूमना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो, हाँ, यहाँ पर जो कांग्रेस थी वो कंसर्न थी इस प्रपोजल के साथ कि हम मुस्लिम पीपल्स को अपने साथ क्यों लेकर आएँ। तो उनको बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट फील हो रहा था, मतलब हिचकिचाहट जिसे कहते हैं, कि हम काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करते हैं क्योंकि मुस्लिम पीपल्स यदि हमारे साथ रहे तो हो सकता है कि देयर इज़ अ चांस ऑफ वायलेंस। लेकिन सितंबर से दिसंबर के बीच में कांग्रेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव वाली पूर्ण स्थिति थी, इंटेंस टसल था कांग्रेस के साथ में, और काफ़ी तनावपूर्ण सिचुएशन भी थी लोगों के बीच में। तो यहाँ पर फाइनली कोई सिस्टम बैठ नहीं पा रहा था कि व्हाट टू डू, कैसे हम करें, इसकी स्टेजेस को कैसे कवर करें। लेकिन फाइनली दिस वाज द लास्ट सेशन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है कि जो फाइनल मीटिंग जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया गया था पूरी तरीके से, वो कब था जिसमें मुस्लिम पीपल्स और हिंदू पीपल्स दोनों ने सपोर्ट किया, तो 1920 दैट वाज द नागपुर सेशन, और 1 नंबर में आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हाउ डिड मूवमेंट अनफोल्ड, व्हाट हु पार्टिसिपेट इन, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था जनरली वो बाकी लोगों के नज़रों में किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा था, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट सामाजिक तौर पर जितने डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे उन सब के दिमाग में ये किस तरीके से राज कर रहा था, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरिंग स्ट्रेंथ था विद इन द मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर स्वराज लेना सभी चाहते थे, लेकिन सबके ओपिनियन और जो सबके एक्सप्रेशन थे स्वराज को लेकर
वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। अब देखिए यहाँ पर शौकत अली और मोहम्मद अली ने महात्मा गांधी जी के साथ तय तो कर लिया था कि वी विल ऑल गोइंग टू वर्क टुगेदर। तो यहाँ पर जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया, जनरली किसके थ्रू, गांधी जी के थ्रू। और इनकी एक स्पेशल एस्पिरेशन में यहाँ पर वाइड स्प्रेड मूवमेंट में अब हुआ क्या, देखिए यहाँ पर ये अब इम्पॉर्टेंट है, इससे पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, लेकिन जनरली जो कि हम रोलेट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाया पॉपुलर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़ रहे थे। लेकिन सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में मुस्लिम पीपल्स भी लड़ाई करनी शुरू कर दी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इसलिए खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये दोनों को जोड़कर इन लोगों ने इसको सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का नाम दे दिया, जो कि लॉन्च किया गया था 1921 में। तो ये देखिए इतना बड़ा नाम है जो कि घबराइए मत, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ये मतलब वही था कि जो गांधी जी नॉन कोऑपरेट करना चाह रहे थे, बस इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आ गए थे, और नॉन रोलेट सत्याग्रह में सिर्फ हिंदू हिंदू लड़ रहे थे। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो दोनों आ गए थे, इनकी जो यूनिटी हो गई थी, इसी को इन्होंने सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का करार दिया है। अब देखिए यहाँ जो मूवमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, हेड मास्टर्स थे, टीचर्स थे, उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, और लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस जो थी वो छोड़ दी, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ काउंसिल इलेक्शन जो था, काफ़ी लोगों ने, क्योंकि काउंसिल इलेक्शन में ब्रिटिशर्स के मेंबर्स थे, तो काउंसिल के इलेक्शंस में जितने भी इंडियन पीपल्स थे, काफ़ी सब ने जितनी भी प्रोविंसेस हुआ करती थी, प्रोविंसेस इन द सेंस कि जहाँ राजाओं का गढ़ रहा करता था, वहाँ राजाओं ने पार्टिसिपेट करना मना कर दिया कि वी विल नॉट गोइंग टू गेट इलेक्टेड इन द काउंसिल इलेक्शन। वो नहीं अपने आप को लेना सम्मिलित करना चाहेंगे। बस एक एक्सेप्शन था कि यहाँ पर कहते हैं ना कि किसी में खुजली होती है, तो यहाँ नॉन ब्राह्मण्स पीपल जो थे उन लोगों ने काउंसिल में घुसने की कोशिश इसलिए की क्योंकि बाकी सभी लोग तो काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के, लेकिन जो मद्रास में एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम जस्टिस पार्टी, और वो नॉन ब्राह्मण्स हुआ करते थे, और वो अपना आप को काउंसिल में पावर में लाने के लिए, है ना, पावर में लाने के लिए उन्होंने काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया। देखिए वैसे तो हम कह सकते हैं कि नॉन ब्राह्मण्स के साथ भी उस टाइम पर बहुत गलत हुआ करता था, क्योंकि ब्राह्मण्स के पास काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी और नॉन ब्राह्मण्स के पास काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनके राइट को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही, मद्देनज़र रखते हुए, जो नॉन ब्राह्मण्स पीपल्स थे वो काउंसिल ऑफ इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि वो पावर में आए और एटलीस्ट वो अपने राइट्स के बारे में ब्रिटिशर्स के सामने तो रख सकें। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इकोनॉमिक पर भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रंट फोरफ्रंट थे, जैसे कि यहाँ पर जो भी लिक्वर शॉप थी उनको बॉयकॉट कर दिया गया, है ना, और कह सकते हैं पिकेटेड। पिकेटेड का मतलब होता है कि यार तुम दारू के ठेके पे जा रहे हो और कुछ लोग तुमको रोक रहे हैं पीने से कितना अच्छा कर रहे हैं ना वो लोग। तो इसको पिकेटेड कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो भी अंग्रेजी शराब थी उसको रोकने के लिए कि कोई नहीं पिए, वहाँ पर लोगों ने एंट्री पर एग्ज़िट करना शुरू कर दिया कि जहाँ से वो दारू मिलेगी वहाँ लोग नहीं जाएंगे, वहाँ पर बैन करना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया भी गया, और 1921 से लेके 1922 के बीच में जो फॉरेन गुड की डिमांड थी वो 102 करोड़ से लेके 57 करोड़ के बीच में आ गई। यानी देखिए पहले गुड्स जो इंडियंस के अंदर आता था ब्रिटिशर्स का, वो 102 करोड़ आया करता था, और फाइनली वो गिरकर कितना हो गया, 57 करोड़। अब देखिए यहाँ पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने फॉरेन गुड्स में डील करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि फॉरेन गुड्स के साथ वो डील करें और कुछ भी ऐसा XYZ लें, है ना। अब यहाँ पर जो मूवमेंट था खादी क्लॉथ का वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था। यहाँ पर देखिए अब लोगों ने सपोर्ट इस मूवमेंट को ज़्यादा आगे क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि खादी कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव था इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश इंडियन गुड्स। मतलब उनके फॉरेन क्लॉथ जो ब्रिटिशर्स के थे, क्योंकि वो मिल से बनकर आया करते थे तो वो सस्ते हुआ करते थे, और यहाँ पर चरखी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा लेबर लगती थी, लेबोरियस वाला काम था ये। तो खादी इसलिए एक्सपेंसिव भी थी, और जो पुअर पीपल से वो इसको हायर नहीं कर पा रहे थे। तो एक कारण ये भी था कि ये मूवमेंट ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया। दूसरा ये भी था कि इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, जहाँ पर इंडियंस को पीपल्स को जॉब मिल सके, वो बहुत ही कम थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। तो इसका ऑल्टरनेट ढूंढने के लिए फाइनली वो अपने आप को ज़्यादा दिन नहीं रोक पाए, तो उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। स्कूल इंडियंस भी बहुत कम थे और ब्रिटिश स्कूल थोड़े ज़्यादा थे, तो बच्चों ने और टीचर्स, क्योंकि भाई बिना पैसे के लिए तो इंसान कुछ भी नहीं खा सकता,
तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए दे हैव टू फाइनली स्टार्टेड टू ज्वाइन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितने भी ब्रिटिशर्स को भी पता था, अब जो भी लॉयर्स वगैरह आते, डॉक्टर्स वगैरह आते, भाई वो कमाएंगे क्या तो खाएंगे क्या। तो फाइनली उनको मूवमेंट तो सपोर्ट करना था, लेकिन वो कितने दिन तक रह सकते थे। तो बिना दुकान खोले अपनी क्या खा सकते हैं वो, तो इसलिए उन लोगों को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन करना पड़ा। अब देखिए वीडियो आज की थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, और कोई नहीं, बट एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है और चैप्टर थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो मैं भी यही चाहूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी आप लोगों को चैप्टर समझ में आए और आप लोग कर लो, तो बेनिफिट होगा आपके लिए। देखिए डेली डेली तो हम लोगों को करना ही है, पर बस वही है कि हम लोग कितनी मेहनत कर लेते हैं शिद्दत से, और जब जिस दिन हम शिद्दत से मेहनत करने लगेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अब ना पढ़ने वाले के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो पढ़ने वाला है, जो ईमानदारी से वीडियो को देखता है और पढ़ता है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। चलिए इस बार तो पेपर होंगे, इस बार नहीं हुए तो क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मूवमेंट था सबकी नज़रों में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स का था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में अनफोल्ड था। यहाँ बाबा रामचंद्र जी जो थे वो एक सन्यासी थे, और उनको एक फ़िज़ाए एज एन इंडेंचर्ड लेबर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि अवध एक प्रोविंसेस हुआ करती थी, और उस टाइम पर बाबा रामचंद्र जी उस प्रोटेस्ट मतलब उनके मुखिया हुआ करते थे, वो एक सन्यासी हुआ करते थे। इससे पहले वो एक प्लांटेशन वर्कर्स की में काम किया करते थे। प्लांटेशन में यहाँ पर चाय के बागान होते हैं, उन बागानों में ये लोग काम किया करते थे, जिसको बोलते हैं फिजाइस इंडेंचर्ड लेबर। यानी कि बाबा रामचंद्र पहले ब्रिटिश शासकों के गुलाम रह चुके थे। उन्होंने क्रॉप मतलब जो ब्रिटिशर्स स्लेव को बनाकर ले जाया करते थे और बेचाया करते थे प्लांटेशन वर्कर को, तो उन्होंने स्लेवरी भी की थी। स्लेवरी समझते हो, गुलामी। तो इन्होंने गुलामी की भी की थी, और इनको दूसरा नाम इंडेंचर्ड लेबर का ग्रिमित्यास भी कहते हैं। आप गूगल कीजिए इंडेंचर्ड लेबर का मतलब, तो आप लोगों को ग्रिमित्यास लिखा आएगा। यानी कि ये लोग जो थे प्लांटेशन पर काम किया करते, तो 5 साल इन्होंने तानाशाही सी ली है प्लांटेशन वर्कर्स की। मतलब इनको खाने की कंडीशंस भी बेकार थी। मतलब ये समझ लो आप कि दिन में ये 18 घंटे काम किया करते थे। आप तो 18 घंटे ये समझ लो काम कर ही नहीं सकते, आपको 8 या 9 घंटे से फुर्सत नहीं है, लेकिन ये 18 घंटे काम किया करते थे उन प्लांटेशन में, चाय के बागानों में। और इनको 2-3 घंटे मतलब सोने के लिए मिलते थे, और बचे कुछ मतलब ये हुआ करता था कि इनसे काम किया जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, 18 घंटे कैसे काम कर सकता है। बेटा KGF मूवी देखना आप लोग। KGF मूवी एक बहुत एस्पिरेशनल मूवी है। वैसे तो मूवी मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप एक देखोगे 2 भी देखने लग जाओगे, लेकिन KGF मूवी देखना ज़रूर, क्योंकि उस मूवी में आप लोगों को समझ में जाएगा कि किस तरीके से जो लोग थे वो पहले काम किया करते थे। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो इस मूवमेंट में, ये मूवमेंट इसलिए था जो बाबा रामचंद्र जी लेकर जा रहे थे, ये मूवमेंट इसलिए था क्योंकि ये ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ना चाहते थे, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा हाई रेंट जो था वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हाई रेंट वगैरह जो है वो दें। यहाँ पर पीजेंट जो थे वो भीख मांग रहे थे, है ना, क्योंकि पेमेंट जो थे मतलब जो प्लांटेशन सिस्टम पर मूवमेंट जो चल रहा था लैंडलॉर्ड, क्योंकि ज़मीन पर पीजेंट काम कर रहे थे लैंडलॉर्ड, अब वो उनको उन्हीं की तनख्वाह नहीं दे रहे थे। तो उनके खिलाफ जो पीजेंट के सपोर्ट करने के लिए कौन खड़ा हुआ था, बाबा रामचंद्र। तो वो अवध में इस मूवमेंट को चला रहे थे, और वो प्लांटेशन वर्कर्स के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे। और साथ ही साथ में जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, ज़मीन के ओनर जो हुआ करते थे, वो इनके राइट्स को डिनाई किया करते थे, इनको वेजेस वगैरह कम देके। तो बाबा रामचंद्र जी जो थे वो इनके खिलाफ लड़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे 1920 के अंदर, मैंने आपको बताया 1920 का सेशन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर रजामंदी हो गई थी मुस्लिम और हिंदू की कि वो सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पर जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू गांव से गांव उन्होंने मना लिया बाबा रामचंद्र जी को अपने साथ कि आप हमारे साथ चलो, और हम कोशिश करेंगे कि अवध के अंदर जितने भी पीजेंट्स हैं, उन लोकल पीपल्स की समस्या उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। अब बाबा रामचंद्र जी जो थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हाथ शेक हैंड करा, मतलब हाथ मिला लिया, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवध के अंदर टूर करना शुरू किया दोनों ने। और ऐसी मतलब एक सभा भी सम्मिलित की जिसका नाम आउद किसान सभा भी था,
और इसके अंदर 300 ब्रांचेस बाबा रामचंद्र जी और नेहरू जी के द्वारा खोली गई इस विलेज के अराउंड नियर बाय, जहाँ लोग अपनी आकर उपस्थिति दे सकें और डिस्कशन कर सकें, जनरली डिबेट कर सकें कि हमें किस तरीके की समस्या हो रही है और हम उससे किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये मतलब महात्मा गांधी जी की चाल कह लो या फिर इंटेलिजेंस कह लो कि उन्होंने बाबा जवाहरलाल नेहरू जी को बोला कि आप अवध में सपोर्ट लीजिए बाबा रामचंद्र जी का, जो कि बहुत अच्छे लीडर भी हैं। तो यहाँ पीजेंट्स जो थे वो इस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये थी कि कांग्रेस लीडरशिप जो थी, यानी कि कांग्रेस में जो बंदे बैठे हुए थे इंडियन पीपल्स, वो अवध के इस पीजेंट्स गरीबी श्रेणी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो उनकी समस्याओं को कैसे डिनाई कर सकें। तो यहाँ पर क्या था कि एक समस्या ये भी थी, जैसे कि हम कह सकते हैं एक समस्या ये भी थी कि यहाँ पर जो ताल्लुकदार हुआ करते थे उनको बड़ी समस्या आ रही थी कि वो कैसे उनसे बचें। अब देखो यहाँ पर कांग्रेस तो ज़्यादा कुछ खास करने वाली नहीं थी इन लोगों के लिए। अब इससे बचने के लिए उन लोगों को क्या करना था कि यहाँ पर उन्होंने ताल्लुकदार और मर्चेंट पीपल जो थे उनकी मदद ली और उनसे लड़ने के लिए उनको अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई देखो कांग्रेस जब तक उनके सपोर्ट में नहीं आएगी तो लोग खुश होंगे नहीं। तो बाबा रामचंद्र जी ने मूवमेंट स्टार्ट करते हुए इन लोगों के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ग्रेन्स वगैरह जो थे, जो मर्चेंट्स ने और लैंडलॉर्ड ने छुपा रखे थे, उनको इन्होंने लूटना शुरू कर दिया पीजेंट्स ने। भाई भूखे थोड़ी ना मरेंगे, जब वो भूखे नहीं मरेंगे तो वो क्या करेंगे, बोरियों बिस्तरों में से उनका माल चुराएंगे। भाई मम्मी तुमको 2 दिन तक रोटी ना दे तुम क्या करोगे? तुम यही तो करोगे मेरे प्यारे बच्चों की, जाके चुपचाप से खाया होगे, मम्मी को बताओगे ही नहीं कि हमने खाया है। तो वही चीज़ थी, मम्मी भी पर तुम्हारी बड़ी चालाक होंगी फिर उस टाइम पर वो इसलिए क्योंकि वो पहले से रोटी बना कर रख देंगे तुम लोगों के लिए कि मेरा बच्चा भूखा ना सोए। तो समझ रहे हो, सबके माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करते हैं। और रीज़न भी ये है कि आप लोगों की भी उनकी वैल्यूएशन जो है अपने इस जो आप शब्द कभी कभी भी अपने माता पिता से बोलते हो वो बहुत ज़्यादा आदरणीय है, और इन चीज़ों को आपको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि माता पिता का दायित्व जो है वो हम कह सकते हैं कि समाज में सबसे बढ़कर है, और जो इस चीज़ को नहीं मानता है तो वो मेरी नज़र में अच्छा बच्चा तो कभी नहीं कहलाता। तो मैं तो समझता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो अपनी माता पिता से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनकी बातें भी मानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जितना भी मतलब जो लोकल पीपल्स थे, गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब मतलब पीजेंट वगैरह जो भी टैक्सेस वगैरह जो हैं वो नहीं पे करेंगे इन लैंडलॉर्ड्स को, मर्चेंट को। लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा नहीं चल पाया। अब यहाँ पर तो मैंने ये भी देखा कि जो पीजेंट थे, ये बात थी कहाँ की, ये बात थी जो बाबा रामचंद्र जी अपना रिवॉल्ट लेकर लैंड अपना रिवॉल्ट लेकर चल रहे थे, है ना। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की भी कुछ ऐसी घटना है जहाँ महात्मा गांधी जी जो थे, है ना, वो स्वराज जो थे ट्राइबल पीजेंट्स के लिए लाना चाहते थे। उनको बताना चाहते थे कि जो ट्राइबल समझते हो, जंगली, जिन ओ सॉरी जिनका कोई धर्म नहीं होता उनको हम बोलते हैं ट्राइबल पीपल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या था कि ट्राइबल पीपल्स जो थे वो जंगली हुआ करते थे उस टाइम पे, और धर्म क्या, वो डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स को बिलीव करते, इसलिए उनको ट्राइबल कहते हैं। बस क्योंकि वो समाज के अंदर मतलब हमारे साथ कॉमनली नहीं रहते, जंगलों वगैरह में रहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार में रहते हैं ना अभी भी ट्राइबल पीपल्स, ऐसे ही तो वहाँ ट्राइबल पीजेंट हुआ करते थे। वो इस स्वराज वाले टर्म को, यानी कि उनको आज़ादी दिलाना, वो इनको बताना चाहते थे ट्राइबल पीजेंट को। तो लेकिन यहाँ पर क्या था कि गोदाम हिल्स में सबसे ज़्यादा एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1920 में। लेकिन ये वाला मूवमेंट कांग्रेस का पार्ट नहीं था, मतलब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस तरीके कोई मूवमेंट हो। लेकिन ट्राइबल पीजेंट जो थे वो कहते थे, वो बताते थे कि स्वराज ले लो तुम, कैसे है कि भाई तुम सत्याग्रह करो। अब उनको ये सत्याग्रह वाला वर्ड जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा क्लियर नहीं हुई, तो उन लोगों ने क्या किया, उनको लगा कि भाई हमें तो आज़ादी चाहिए, ऐसे नहीं तो ऐसे लो। तो ये क्या करते थे, मार भगाते थे। ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स पर छुप कर अटैक किया करते थे, उसको बोलते हैं गोरिल्ला। पहले चुपके से जाओ और घाट वो हमला करके भाग आओ। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये लोग क्या करते थे, छुप के जाते थे ब्रिटिशर्स पर, जंगलों में अटैक किया करते थे और मार के उन्हें भाग जाते थे। इसी को वो गुरिल्ला वॉरफेयर किया करते थे, जिससे हिट द एनिमी एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड रन बैक। तो इसका मतलब क्या था कि वो एनिमी को अटैक करो और भाग जाओ, इसमें कोई वो नहीं थी। तो यहाँ पर ये जंगलों में ये इसका इसलिए करते थे क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा जो उनका फॉरेस्ट एरिया था ट्राइबल पीजेंट्स का, जहाँ से वो अपने फ्यूल वुड्स फ्रूट वगैरह कलेक्ट करते थे,
उसको बंद कर दिया था, और जो वो अपनी कैटल्स वगैरह को भी नहीं चरा सकते थे। तो ये भी एक उनके साथ बहुत बड़ी समस्या थी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक और मेन बंदे थे जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू, है ना। यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू जो था, मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर थे ये आंध्र प्रदेश में। तो अलूरी सीताराम राजू जो थे, इन्होंने महात्मा गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। इन्होंने, इनके पास एक ऐसी पावर थी, वहाँ के लोग इनको बोला करते थे कि ये एस्ट्रोलॉजिक मतलब ये भविष्य बताते हैं, और लोगों को ये उनकी समस्याओं से निजात भी दिला देते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं। यदि कोई बीमार होता है तो उन लोगों को ये जिंदा भी कर सकते हैं। कुछ जो प्रतिशोधी थे, कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबल्स, ये लाइन का मतलब समझिए कि जो इनके जो बंधक थे अलूरी अलूरी राम सीता राजू के, जो राजू भाई साहब के जो बंदी थे, वो भी मानते थे प्रतिशोध। जो दुश्मन थे, जो रिबेल्स बदला लेना चाहते थे, वो भी कहते थे कि ये आदमी बहुत बड़ा मसीहा है लोगों की समाज में, और ये आदमियों को अपनी प्रिडिक्शन मतलब बताता है कि आगे क्या होने वाला है भविष्य में, ये लोगों को हील भी करता है। तो उसको एक तरफ मसीहा ही मान के चलते थे। लेकिन राजू जी जो थे, अलूरी सीताराम राजू पूरा नाम समझिए, ये महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम इंस्पायर्ड थे। तो इन्होंने क्या किया कि उनकी ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, महात्मा गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। अलूरी सीताराम जी, इन्होंने अपना मतलब पीना वाना वगैरह छोड़ दिया। जो ये पिया करते थे उस टाइम पर, ड्रिंकिंग एक गॉड मतलब कह देते कि उस समय जो ड्रिंक किया करते थे, सोमा भी कहते हैं। मतलब आप जब ऋग्वेदा वगैरह पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि सोमा का मतलब क्या होता है, कि गॉड के मतलब गॉड को खुश करने के लिए पी जाती है। तो उस टाइम पर इन्होंने कहा कि हम ड्रिंकिंग वगैरह भी छोड़ देंगे, मतलब जो फॉरेन मतलब दारू वगैरह भी मिल रही थी या वैसी जो ये बनाते थे वो भी छोड़ देंगे, और भूखे रहेंगे, हड़ताल पर भूख हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन इनकी नज़र में सत्याग्रह की डेफिनेशन कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं थी। ये भी मतलब इन लड़ना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, बोला कि यार सत्याग्रह अगर हम वायलेंस नहीं करेंगे और बिना वायलेंस के सत्याग्रह करेंगे तो ये हम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो गोदाम हिल्स में इनकी जो सत्याग्रह जो मूवमेंट वाली, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो टर्म्स है कि हम नॉन वायलेंस करके मतलब ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो सकते हैं विद इन 1 ईयर, जो कि उन्होंने अपनी फेमस बुक 1909 में हिंद स्वराज में भी लिखी थी महात्मा गांधी जी ने, वो पूरी नहीं हो पाई। फाइनली क्या हुआ, इन्होंने गोदाम रेबल्स पुलिस स्टेशन में जाकर इन लोगों ने काफ़ी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया। एक दिन ऐसा आया कि इनको कैप्चर कर लिया गया और 1924 में इनको मार दिया गया। देखिए अब वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं बाकी का लेक्चर जो है अब नेक्स्ट क्लास में रखूँगा। टिल द टाइम आप लोग अच्छा पढ़े, और यदि वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो आप खुशी खुशी दोबारा और पढ़ें। मैं नहीं कहूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस आराम से अपना पढ़िए और खुश रहिए, क्योंकि देखो पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है खेल के साथ साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खेले भी और पढ़े भी और खुश भी रहें। ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर।